प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आज हम लोग ज्वर चिकित्सा का आगे का भाग देखेंगे, क्योंकि ना ज्वर चिकित्सा जानना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि ज्वर चिकित्सा किस तरह से किया जाता है। हम लोग संहिता वाचन करते हैं, हम लोग समझते हैं कि संहिताओं में कैसे लिखा है हर व्याधि की चिकित्सा, लेकिन सिंपलेस्ट वे में अगर वो समझा दिया जाए और आप लोग समझ जाए तो वो बहुत इजी रहता है समझना और चिकित्सा करके रिजल्ट आना। पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमारा मेन फोकस पढ़ाई का, अगर आप बीएमएस कर रहे हैं, एमडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिशनर है, तो आपका मेन फोकस क्या होता है कि आयुर्वेद से आपको ना पेशेंट को ठीक करना है और परमानेंट ठीक करना है, ताकि पेशेंट पेशेंट ना रहे, वह स्वस्थ हो जाए। और जो बोला है कि समदोषा समाग्निश्च सम धातु बल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्र मना स्वस्थित्य विधीयते। स्वस्थ की जो परिकल्पना आयुर्वेद ने की है, उसके बाद में स्वस्थ रहना और फिर दीर्घ आयुष्य। चरक संहिता में लोग देखेंगे तो पहला अध्याय का नाम क्या है? अथा तो दीर्घ आयुष्यम अध्याय व्याख्या से दीर्घ आयुष्य की कल्पना की गई है, वह रहना बहुत जरूरी है। और एलोपैथी साइंस इस सब का वो नहीं करता कि मतलब समदोष समाग्नि, यह एलोपैथी नहीं बोलता है। वह सिम्टोमेटिकली रिलीफ देता है, लेकिन दीर्घ आयु रहेगा कि नहीं रहेगा, ये संकल्पना जो लाइफ लाइफ का जो साइंस है वो आयुर्वेद ही बोलता है। इसीलिए ज्वर व्याधि जब हो जाती है तो कुछ पूर्व रूप आते हैं। पूर्व रूप के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सुश्रुत उत्तर तंत्र में ऐसा बता रहे हैं कि श्रमो अरति विवर्णत्वम वैरस्यम नयनम प्लवः इच्छा द्वेषो मुहुश्चापि शीतवातापपादिषु जृम्बांगमर्दो गुरुता रोम हर्षो रुचिस्तमः अप्रहर्ष शीतम च भवत उत्पस्यति ज्वरे। इसका मतलब यह है कि जब पूर्व रूप अवस्था रहती है, ज्वर आने वाला है, तो शरीर में बहुत ज्यादा श्रम की जैसे बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया है उस तरह से बहुत ज्यादा बॉडी एक होने लगता है, थकावट आने लगता है। अरति मतलब बहुत ज्यादा मन में बेचैनी व्याकुलता बहुत ज्यादा होती है। विवर्णता मतलब चेहरे का रंग बिगड़ने लगता है। वैरस्य मुंह का स्वाद बिगड़ बिगड़ जाता है। नयन प्लवः मतलब आंखें जो रहती है ना वो स्टेबल नहीं रहती, इधर उधर हिलने लगती है, बेचैनी इतनी ज्यादा रहती है। इच्छा द्वेषो मोहुश्चापे शीत वातातप आदिशु मतलब कभी गर्म की इच्छा होती है, कभी ठंडे की इच्छा होती है, ऐसा सिम्टम होता है। फिर जिम्मा अंग मर्दो गुरुता, जम्भाई बहुत ज्यादा आती है, अंग मर्द बहुत होता है, पूरा बॉडी एक होने लगता है। फिर शरीर में गुरुता हैवीनेस बहुत ज्यादा आता है। रोम हर्षो रोंगटे खड़े होते हैं। अरुचि स्तमह अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अप्रहर्ष कोई भी काम करने में ना मन नहीं लगता है। उसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि आंखों में बहुत ज्यादा कचरा ऐसे जमा होने लगता है, मल संचित होने लगता है। और मल संचित तो होगी, उससे ज्यादा ये रहेगा कि आंखों में थकावट बहुत ज्यादा रहती है। ऐसे आंखें जो रहती है ना, नयन प्लवः का मतलब है कि आंखें जो है ना बहुत थकी थकी रहती है। ऐसा आप लोगों ने पूर्व रूप अवस्था में देखा ही होगा। उसके बाद में नेत्र स्त्राव बहुत ज्यादा आने लगता है। अंगमर्द होता है। पिंड को द्वेष्टन होता है, मतलब नस पे नस चढ़ने लगती है। रोमहर्ष होता है। मुंह का मधुर रस का द्वेष होता है, क्योंकि पेट में आमाशय में आम उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए मीठा खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता है। और क्या खाने का मन करता है? तो खट्टा चीज खाने का मन करता है, तीखा चीज, जो मिर्ची मसाला चटपटा, ऐसा खाने की इच्छा होती है। ये सब पूर्व रूपा अवस्था में हो रहा है। फिर उसके बाद में नमकीन चीजें खाने की बहुत इच्छा होती है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य बोल रहे हैं। और आप तो वचनों को वैसे ही लेके हम लोग एनालिसिस करते हैं अपने पेशेंट्स में, तो हमें समझ आता है कि ये बात सच है। अरति मतलब बेचैनी बहुत होती है, व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोई किसी ने सलाह दिया कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, तो वो सहन नहीं होता है उसी तरह, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई मुझे डिक्टेट करे, मेरे पे बॉस बन जाए, तो उसको पसंद नहीं, सलाह पसंद नहीं होता। उसी तरह से छोटे बच्चों का बोलना खेलना कूदना आवाज आना उसको पसंद नहीं होता, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा होता है, कोई भी काम में उसको मन नहीं लगता है। उसके बाद में शब्द अग्नि जल छाया, ये सब में उसको कभी यहाँ बैठना होता है, कभी उसको आवाज सुनना कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी उसको गर्मी में अच्छा लगता है, धूप में बैठेगा, कभी छाया में बैठेगा, ऐसा पूर्व रूप अवस्था में होता है। उसी तरह से इसमें मेन कारण क्या होता है ज्वर में, कि पहले सबसे पहले अग्नि मान्यता होती है। अग्नि मान्यता होने के बाद आम की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद में रस दुष्टि होती है। रस वह स्रोतस की ही व्याधि है ज्वर। इसी का आगे अगर ज्वर को हमने दबा दिया एलोपैथी के ड्रग से या किसी भी ड्रग से, और लंघन नहीं किया, आम का पचन नहीं किया, अग्नि का संदीपन नहीं किया, तो वह व्याधि आगे जाके आम जाके संधियों में चला जाता है और आम वात हो जाता है। तो आम वात और ज्वर यह रसव स्रोतस के दुष्टि की वजह से होता है। आम वात जो है वो संधि वाली व्याधि नहीं है, हाँ, लेकिन वो वहां चली जाती है।
उनका उसका मार्ग जो है वे मार्गमन होता है आम का, और श्लेषक कफ के जगह पे जाके श्लेषक कफ को विकृत करके और वहां पे संधियों में बैठ जाता है आम। तो इस मेन इसमें रस व स्रोतस की दृष्टि रहती है। रस दृष्टि की वजह से रस जो है पूरा शरीर में जो ये प्रीणन कार्य करने वाला होता है वह कार्य बिगड़ जाता है, मन का भी प्रीणन बिगड़ जाता है। तो मानसिक रूप से भी ज्वर होता है, शारीरिक रूप से भी होता है, इंद्रियगत ज्वर भी हो जाता है। और अग्नि मंदता बहुत ज्यादा होती है, आमोत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए मधुर रस का, क्योंकि आम उत्पन्न हुआ है तो इसलिए मधुर रस का द्वेष होता है। और आम को पचाने के लिए मतलब तीखा खाने का मन करता है, अम्ल रसात्मक खाने का मन करता है, नमकीन जो पित्त बढ़ाए, जो अग्नि को प्रदीप्त करे, ऐसे चीजों की इच्छा होने लगती है। और ये बॉडी खुद ही मैकेनिज्म है कि खुद ही इच्छा होने लगती है। विपरीत गुण इच्छा चा, मतलब खुद ही शरीर में जो भी दोष बढ़े होते हैं उसके अपोजिट चीजों की इच्छा होती है। यहाँ पर आम उत्पत्ति है तो आम को पचाने के लिए अम्ल, फिर लवण और कटु, इस तरह का इच्छा होने लगती है। इसी को मैं श्लोक में पढ़ूंगा और फिर बाद में हम लोग सामान्य लक्षण देखेंगे ज्वर का। तो ऐसा बता रहे चरक चिकित्सा स्थान में पूर्व रूप के लक्षण। चरक चिकित्सा तीसरा अध्याय में 28 और 29 नंबर का श्लोक में ऐसा बताया है कि आलस्यम नयने शास्त्रम जृम्भणम गौरवम क्लमः ज्वलनात् पवस्वंभू भक्ति द्वेषान विनिश्चितो अविपाकस्य आसवरस्य हानिश्च बलवर्णयो शील वैकृतम अल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम। कितना बढ़िया बताया है। उस मतलब यही जो चीज मैंने बताया वही संस्कृत में बताया है। उसी तरह से वाग्भट निदान में ऐसा बता रहे हैं कि तस्य प्रागरोम आलस्यम, आलस्य बहुत ज्यादा होता है, पूर्व रूपावस्था में बहुत ज्यादा आलस्य होता है, लेजीनेस फील होता है। अरति मतलब मन में व्याकुलता होती है। गात्र गौरवम, पूरा बॉडी में ना गुरुता आ जाती है, पूरा बॉडी हैवी हैवी फील होने लगता है। फिर उसके बाद में आस्य वैरस्यम, मुंह का स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है, पूर्व रूपावस्था। बारिश आई नहीं है, बारिश के पहले जो बादल छा जाते हैं, वैसे ही ज्वर व्याधि के पहले पूर्व रूपावस्था में ये सारे सिम्टम होते हैं। इसी तरह से अरुचि जृंभा, खाना खाने में टेस्ट का मन होता है। पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को 15 दिन से ना कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा है, ऐसा जब बोल रहे हैं। और भी अंगमर्द वगैरह हो रहा है, शरीर में गुरुता हो रहा है, हैवीनेस फीलिंग हो रहा है, इसका मतलब आप लोग समझ जाए कि इसको ज्वर आने वाला है। अग्नि मांद्यता है वो बढ़ रहा है और हेतु सेवन भी कंटिन्यू कर रहा है, उसको ज्वर जरूर आएगा। इसी तरह से जृंभा बहुत ज्यादा उसको जमाई आती है। शास्त्राकुलाक्षिता, आंखों से आंसू बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, नॉर्मल जो कंडीशन उससे ज्यादा बढ़ने लगते हैं। उसी तरह से अंग मर्दो, अंग मर्द बहुत ज्यादा होता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है। अविपाको, खाना पचता नहीं है। अल्प प्राणता, बुद्धि बहुनिद्रता, उसको ऐसा लगता है कि उसमें जान ही कम है। बहुनिद्रता, बहुत ज्यादा नींद आती है और थकावट रहता है बहुत ज्यादा, सोने के बाद भी वो फ्रेश फील नहीं करता है। उसी तरह से रोम हर्षो विनमनम, रोंगटे खड़े होते हैं, वो थोड़ा झुक झुक के चलता है। पिंड को द्वेष्टम, नस पे नस चढ़ती है। स्पाजम जो बोलते हैं ना, वो मसल स्पाजम वह होने लगता है, पैरों में जो नसें एक दूसरे पे चढ़ना। फिर क्लमह, मानसिक थकावट होती है। हितोपदेश शांति ही, मतलब कोई भी हित उपदेश, कोई अच्छा चीज बताएगा कि आप ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, एसी में मत बैठिए, ज्यादा जंप मत मारिए, टीवी में ये मत देखिए, वो मत देखिए, उसको ना बहुत इरिटेट होता है कि ऐसे नहीं करना, मुझे क्यों ऐसा डिक्टेट किया जा रहा है। उसी तरह से पितर अम्ल प्रीति अम्ल पटुष्ण, मतलब उसको खाने की इच्छा क्या होती है, अम्ल रसात्मक, उष्ण रसात्मक, उष्ण विद्यात्मक, गर्म चीजें खाने की मन करता है, और लवण रसात्मक और कटु रसात्मक ऐसे चीजें खाने की मन करती है, कैसे भी पच जाए और भूख लगने लगे ऐसा मन होता है। इसी तरह द्वेष स्वादेशु भक्ष्येषु, मीठा खाने में उसको द्वेष हो जाता है कि मीठा नहीं खाना है। तथा बालेशु तृण विषम, बच्चों से उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, मन बहुत इरिटेटेड हो जाता है। शब्दाग्नि वात शीतांबु शायोष्ण निमित्तता, उसको कभी शब्द सुनना अच्छा लगता है क्योंकि लोनली फीलिंग होने लगता है अंदर से, तो कभी शब्द सुनना अच्छा लगता है, उसको लगता है कोई उसका केयर करे, तो इसलिए शब्द, कोई मतलब उसके पेरेंट्स है, उसकी वाइफ है, ऐसे पेशेंट को लगता है कि कोई केयर करे। और ज्यादा शब्द भी नहीं सुनना है, थोड़ा केयर करे, तो शब्द से द्वेष भी होता है, इच्छा भी होती है। अग्नि के प्रति भी इच्छा होती है, अग्नि से द्वेष भी होता है। ठंडी में बैठने की भी इच्छा होती है क्योंकि शरीर गर्म हो रहा है, तो कभी ठंडी में बैठने की इच्छा होती है, ठंडी में दूर जाने की इच्छा होती है। इसी तरह से छाया में बैठने की इच्छा होती है, कभी उष्णता धूप में बैठने की इच्छा होती है। ये इच्छा द्वेषस्य, ये पूर्व रूपावस्था है। इसके बाद में मेन आता है ज्वर का सामान्य लक्षण, सिम्टम्स जानना बहुत जरूरी है। ऐसा बता रहे हैं, स्वेदावरोध संताप सर्वांगम ग्रहणम तथा युगपद यत्र रोगे स ज्वरोपदिश्यते। माधव निदान में बताया कि ज्वर जब आता है तो स्वेदावरोध होता है, पसीना आना पूरी तरह से बंद हो जाता है,
संतापः शरीर गर्म हो जाता है, सर्वांग ग्रहणम तथा पूरा बॉडी में स्टिफनेस टाइप फील होने लगता है, युग पदत्र रोगे च एक साथ ही होने लगता है ये सब। युग पदत्र मतलब सभी तरह से एक साथ होना, जैसे पसीना आना बंद हो गया उसी तरह से शरीर गर्म हो गया, पूरा बॉडी में स्टिफनेस आने लगा। तो यह जब लक्षण आते हैं तो इसको बोलते हैं ज्वर। और आप थर्मामीटर से जब चेक करते हैं तो वहां पर भी टेम्परेचर हाई हो जाता है और पसीना आना बंद होता है, पूरा बॉडी एक होने लगता है, ये सारे सिम्टम आ जाते हैं। इसी तरह से चरक चिकित्सा स्थान तीसरा चैप्टर में 31 नंबर का श्लोक है, इसमें बता रहे हैं ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानस। शरीर में और मन में संताप उत्पन्न होता है, मन में बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, मन किसी भी जगह नहीं रहता है, मतलब उसको अच्छा फील नहीं होता है, प्लीजेंट फीलिंग नहीं होता है, शरीर भी थका थका हो जाता है, मन भी थका थका, व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ती है, इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और ज्वरेणा विषदा भूतम न ही किंचित तप्यते, मतलब ज्वर के आवेशित हो जाता है कोई भी इंसान, तो इसके लिए वह और उसके लिए कोई उपाय नहीं रहता, ज्वर आएगा तो आएगा ही उस टाइम पे। इसी तरह से बता रहे, और इसके अलावा और भी कोई चीज नहीं है जो संताप करे, वही ज्वर व्याधि ही शरीर को गर्म करने का मेन कारण होता है। इसी तरह से चरक निदान स्थान में बताया है पहला चैप्टर का 31 नंबर का श्लोक, इसमें सामान्य लक्षण बता रहे हैं कि ज्वरस्तु खलु देहेंद्र मनस्तापकर। ज्वर का मतलब यह है कि देह इंद्रिय मन को तपित कर देता है। प्रज्ञा बल वर्ण हर्ष उत्साह ह्रास कर, प्रज्ञा मतलब बुद्धि को वो नष्ट कर देता है, कम कर देता है, बल का ह्रास करता है, वर्ण का करता है, हर्ष का करता है, उत्साह का करता है। श्रम क्लम मोहारोह उपरोध संजननो ज्वरति शरीराणी ज्वरहा, मतलब थकावट बहुत होती है, मानसिक थकावट होती है, मोह होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ नहीं आता है, बस बेड में पड़े रहो लेटे रहो, ऐसा फील होता है कि उससे अच्छा लगेगा। उसी वजह से चरक चिकित्सा स्थान में और बता रहे हैं संताप च अरुचि तृष्णा, मतलब संताप होता है, अरुचि होती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, बार बार पानी पीने का मन करता है। संग मर्दो अंग मर्द होता है, हृदय व्यथा, हृदय में ऐसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। क्यों? रस्व स्रोतस का मूल स्थान क्या है? तो हृदय है, और जब रस्व स्रोतस की ही दुष्टि हो रही है, आम उत्पत्ति हो रही है, स्वेद निकलना बंद हो गया है, रस्व स्रोतस में आम होने की वजह से सर्कुलेशन बहुत हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा बॉडी में पेन हो रहा है। आप लोग ने ज्वर में देखा होगा पूरा बॉडी पेन होने लगता है, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, सर दर्द होने लगता है, हैवीनेस लगता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, जी मिचलाता है, कुछ खाने को देंगे तो और उल्टी जैसा मन हो जाता है। ये सारे ज्वर में लक्षण होते हैं। ज्वर प्रभाव, ये ज्वर का प्रभाव है। सोष्मा वेगवती नाड़ी, अब आचार्य नवीन जोशी सर जी आप लोग को नाड़ी बताते होंगे कि ज्वर की नाड़ी देखिए तो बहुत ज्यादा तीव्र गति से होने लगती है। यहाँ पर भी आचार्य योग रत्नाकर जी ने, आचार्यों ने ऐसा बताया योग रत्नाकर ग्रंथ में कि वेगवती नाड़ी, उष्मा और वेगवती, उसको अगर आप टच करेंगे नाड़ी तो ऐसा लगेगा कुछ गर्म है और बहुत ज्यादा पल्स रेट बढ़ जाता है, तो अब हम समझ जाते हैं कि ज्वर ही है। और ज्वर में आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को भी ये सब चीजें बात मालूम है। इसी तरह से स्वेदावरोध, संताप, सर्वांग ग्रहण, मतलब पूरा बॉडी में स्टिफनेस आना, एक ही साथ एक ही समय में उत्पन्न होना, इसको हम ज्वर बोलते हैं। ये तीन लक्षण जो रहते हैं इसको प्रत्यात्म लक्षण बोलते हैं। स्वेदावरोध, संताप और सर्वांग ग्रहण, इसको हमेशा याद रखिए, तीन सिम्टम को प्रत्यात्म लक्षण बोलते हैं। इसी तरह से शरीर में सभी जगह पाचक पित्त जो है, पाचक पित्त का जो उष्मा है वह विमार्गमन होके कोष्ठ से शाखागत हो जाता है, पूरा शरीर में फैल जाता है, शाखाओं में चले जाता है, इसीलिए शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है और कभी कभी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, कभी कभी 102 103 तक हो जाता है। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना का अटैक हुआ, लोगों को फीवर आने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, वो तो श्वासवस्त प्राणवस्त्रोतस का व्याधि हो गया था। लेकिन ज्वर जो प्रत्यात्म लक्षण है ये सिम्टम जरूर दिखने लगे थे। वैचित्य रति ग्लानि, यह मानसिक संताप का पता है। वैचित्य मतलब बहुत ज्यादा बेचैनी होता है, व्याकुलता हो जाता है, ग्लानि मन थका थका रहता है, कोई भी काम में मन नहीं लगता है। इसी तरह से अपने स्थिति से कुछ अलग चीज, ऐसा मन से कुछ अलग चीज भासमान होने लगता है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, तड़पन होने लगती है बहुत ज्यादा। तो इस तरह से हम लोग समझ जाते हैं कि यह ज्वर व्याधि इस पेशेंट को हो गया है। अब आप ये जो बुक पिक्चर है आप तो ने बताया है, आप तो ऋषि मुनि ने, यही चीज हमारे दिमाग में बैठा रहना चाहिए, और जब हमारे पास पेशेंट आता है तो पूर्ण रूप से ही समझ जाना है कि उसको क्या है, और ऐसे ही पेशेंट में भी देखना है, तब हम लोग को पता चल जाता है। इसी तरह से न दद्या तत्र भेषजम, इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं देना है। जब चरक संहिता लिखा गया था तब रसकल्प नहीं आया था और एलोपैथी साइंस भी नहीं था,
तो उस टाइम पे अग्नि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मेडिसिन देने को पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन बाद में जब नागार्जुन जैसे रस शास्त्री आ गए तो इन लोगों ने कहा कि हम लंघनम स्वेदनम कालो यवागो स्तिक्तको रसः, जो ज्वर का चिकित्सा सूत्र है उसमें लंघन अगर पेशेंट नहीं करना चाहे तो कुछ तो मेडिसिन डेवलप करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो हम क्या करें, तो उन्होंने रसकल्प बनाए। तो जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस जैसे हो गया, महासुदर्शन घनवटी हो गया, उन्होंने मॉडिफाई किया। तब हम लोग ज्वर के लिए कुछ दवा, एलोपैथी में क्रोसिन देते हैं, पैरासिटामोल देते हैं। लेकिन क्रोसिन और पैरासिटामोल देने से क्या होता है, वैसोडायलेटेशन होता है, पसीना आने लगता है, आम पचता नहीं है, बुखार उतर जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि वह स्वेदवस्त्र पर ज्यादा काम करते हैं। और उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है अग्नि का। हम लोग अग्नि को भी मानते हैं इसमें, आम वैसा का वैसा ही रहता है। फिर से ज्वर है, फिर क्रोसिन पैरासिटामोल खा लो, फिर से ज्वर है, फिर उनका जो साइंस है इस मामले में थोड़ा अधूरा है, पूरा नहीं है कि वो एंटीपायरेटिक ड्रग जो है कॉम्बिफ्लेम हो गया, वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के अंडर ही आता है। कॉम्बिफ्लेम हो गया, पैरासिटामोल हो गया, क्रोसिन हो गया, ये सब उसमें आता है। कुछ ब्रांड नेम से बिकता है, कुछ जेनेरिक नेम से बिकता है। मेन दवाई पैरासिटामोल है, उसको ही क्रोसिन ब्रांड नेम से बेचते हैं, या कॉम्बिफ्लेम में कुछ कॉम्बिनेशन करके दे देते हैं। तो उनमें स्वेदवस्त्र पे काम रहता है, और पसीना उतर गया, टेम्परेचर कम हो गया तो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। मेरे पास एक डॉक्टर आते हैं, वो बोले कि सर आप जो बस्ती दे रहे हैं, मैं उनका सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आप तेल का बस्ती देते हैं तो तेल जो है वह एब्जॉर्ब होता है, उनका कॉन्सेप्ट। मैं किसी पे वो नहीं कर रहा हूँ, कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उनका कॉन्सेप्ट जो उनको आयुर्वेद समझा कि जब हम बस्ती देते हैं ना तो तेल जो है वह तेल एब्जॉर्ब होता है, और मेडिसिन तेल के द्वारा जाके वो एब्जॉर्ब होता है। अगर हम पानी से देंगे तो उनका कॉन्सेप्ट है कि असाइटिस हो जाएगा। तो मैं सब सुन रहा था। और तेल जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बॉडी को जितना चाहिए उतना मेडिसिन एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसके बाद में तेल वापस निकाल के फेंक देगा। और काढ़ा का देते हैं, पानी का देते हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो गया तो असाइटिस हो जाएगा। लेकिन उनका एक चीज ये हो गया कि हम लोग सिद्ध तेल देते हैं, वो तेल जो है ना वो अलग, तेल और मेडिसिन अलग अलग नहीं होता है। अब तो मुझे उनका कुछ वो कमेंट नहीं करना। उन्होंने जो समझा आयुर्वेद, हम आयुर्वेद समझाते हैं, आचार्यों ने भी समझा दिया, तो सबको अपने अपनी बुद्धि, अपना अपना उससे अलग अलग चीज आता है। इसलिए आचार्यों ने बोला है कि हम जो भी बता रहे हैं ये अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए बता रहे हैं। जो बुद्धिमान है वो तो अपने आप समझ ही जाएंगे उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए ना, और ये आयुर्वेद ऐसा लिखा है कि हर तरह की बुद्धि, तैल बुद्धि, चर्म बुद्धि, हर तरह की बुद्धि वालों को कुछ ना कुछ तो समझ ही आता है। जो जितना इंटेलिजेंट होगा, जितना अभ्यास करेगा, उसको और ज्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि न दद्यात् तत्र भेषजम, भेषजम ही आम दोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम। मतलब अगर ये मेडिसिन अगर खिला दिया जाए तो ये क्या करेगा कि आम दोष बहुत ज्यादा उत्पन्न कर देगा, और यह ज्वर को और बढ़ा देगा, स्वेदावरोध और हो जाएगा, फिर रसव स्रोतस और अवरुद्ध हो जाएगा, अन्नव स्रोतस में आम संचिति और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कोई भी मेडिसिन है, और आर्ष संहिताएं लिखी हैं उसमें रसकल्प नहीं दिया है, उसमें सारे वनस्पतियों का प्रयोग करते थे। ऋषि मुनि जो थे उन वो जंगलों में रहते थे, और वो चिकित्सक भी थे। जो रोगी आते थे उनके पास जाते थे तो वो बोलते थे कि ये पेड़ का ये चिरायता है, इसका स्वरस निकालो और पी लो, इसको ठीक कर लो। या उनके आश्रम में जो लोग रहते थे चिकित्सक, वो लोग उसका स्वरस बनाते थे, काढ़ा बनाते थे, पिला देते थे। उस टाइम पे रसकल्प नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि भेषजमी आमदोषस्य। अगर आपने ज्वर की स्थिति है, नव ज्वर है, और उसमें आपने भेषज दिला तो वह आम दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि अग्नि इतना मंद है कि वो मेडिसिन को भी पचा नहीं पाएगा। इसीलिए फिर वह ज्वलयति ज्वरम, और ज्वर का वेग बढ़ेगा, स्त्रोतोरोध होगा, और तकलीफ बढ़ जाएगा। इसी तरह से तीव्र स्वरूप का अग्नि मंदता रहती है, उसके वजह से अरुचि रहता है, आस्य वैरस्यता, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, क्षुधा मान्यता रहती है। मतलब अग्नि जो रहता है वो पूरी तरह से वीक होने लगता है। यहाँ पे अग्नि जीरो नहीं हो रहा है, वीक हो जा रहा है, और क्षुधा मंद, भूख ही नहीं लगती है। पेशेंट अभी आते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि हमको तो भूख नहीं लगती है, लेकिन हम 9 बजे खाना खा लेते हैं, हम दोपहर को 2 बजे खा लेते हैं, रात को डिनर हम 10-11 बजे खा लेते हैं। फिक्स टाइम है, भूख लगे या ना लगे, यह तो नॉर्मल अवस्था है। लेकिन ज्वर में क्षुधा मान्यता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसी को हम लोग सीक्वेंस से देखेंगे, क्या क्या सिम्टम देखते हैं ज्वर में। तो स्वेदावरोध मतलब पसीना नहीं आना, फिर देहोष्मा बढ़ना, शरीर का उष्मा बढ़ना, वैचित्य मन में बहुत ज्यादा बेचैनी होना, अरति व्याकुलता बहुत ज्यादा होना, इरिटेशन होना, इरिटेटेड माइंड जो बोलते हैं, शुद्ध मन, संशुद्ध मन,
ऐसा कंडीशन होता है। फिर ग्लानि, मन में थकावट बहुत ज्यादा होना। इंद्रिय विकृति, मतलब आंखों से देखने का मन नहीं करना, आंखें भी दर्द होने लगता है, कान से सुनने का मन नहीं करता है, स्मेल का भी मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कुछ तो अजीब तरह से फीलिंग होने लगते है। पेशेंट ना अलग दूर जाना चाहता है कि मुझे ना थोड़ा रेस्ट करना है, ऐसा फील होता है। सर्वांग मर्द, पूरे बॉडी में मर्दन कर दिया है, बहुत जोर जोर से रगड़ दिया है पूरा, इस तरह से बॉडी एक होने लगता है। अग्निमांद्यता, ऐसा होता है। अरुचि होता है, खाना खाने का टेस्ट नहीं आता। हास्य वरस्य, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। क्षुधा मंद, भूख जो है वो मंद हो जाता है। तृष्णाधिक्य, अब आम संचिति हो रही है बहुत ज्यादा, आम जो है वो एफिनिटी रहती है कि पानी को ऑब्जर्व करके रखे और क्लेद उत्पन्न करे, इसलिए पानी बार बार पिएंगे, बहुमूत्रता भी होगा और फिर प्यास भी लगेगी। अग्निमंद और होते जाता है और बहुत प्यास लगती है। एक तो हीट भी बढ़ा रहता है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है पूरा बॉडी का, और प्यास बहुत ज्यादा लगती है। उसके बाद में हृदय व्यथा, रसव स्त्रोतस का मूल स्थान हृदय है। रसव स्त्रोतस ही अगर पूरी तरह से अवरुद्ध है आम की वजह से, तो हृदय में जाने वाला कच्चा जो आम आहार रस जाएगा, आम युक्त रहेगा, उसके वजह से वो अटकेगा तो हृदय को भी पंप करने में मुश्किल होगा। व्यान वायु की गति जो है वो थोड़ा इम्पेयर हो जाएगी, मतलब वो थोड़ा सा उसमें ऐसे बदलाव आ जाएगा। और इसीलिए हृदय व्यथा, हृदय में कुछ तो मीठा मीठा ऐसे दर्द होने लगता है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। मीठा दर्द नहीं बोलना चाहिए, मीठा दर्द तो प्यार में होता है, यहाँ पर कुछ तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ तो अटक गया है, जकड़ गया है, ऐसा दर्द होने लगता है। हृदय व्यथा भी जो है ना वो कृमिज हृदय रोग में अलग टाइप का होता है, और फिर वातज हृदय रोग में अलग होता है। इस पर मैं कभी एक लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा। फिर छाती कभी कभी धड़ धड़ पाल्पिटेशन होने लगता है, जिसको हम लोग हृदय द्रव बोलते हैं, पाल्पिटेशन होने लगता है। फिर नाड़ी देखेंगे तो वह बहुत ज्यादा पल्स रेट बढ़ जाता है। ये सारे सिम्टम हो जाते हैं। और जब हम संप्राप्ति और देखेंगे दोषों के हिसाब से, तो और कुछ कुछ और सिम्टम आने लगते हैं कि वायु की वजह से कुछ अलग सिम्टम आते हैं, पित्त की वजह से कुछ अलग सिम्टम आते हैं, कफ की वजह से कुछ अलग सिम्टम आते हैं, सन्निपात में अलग आते हैं, द्वंद्व ज्वर में आते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और फिर हम इस पे विस्तार से चिकित्सा क्या देना चाहिए, दोषानुसार क्या होना चाहिए, सामान्य चिकित्सा होना, ये सब हम लोग को देखना है, एनालिसिस करना है। आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आयुर्वेद का ही चिकित्सक हैं, तो आयुर्वेद ही अच्छे से समझिए। एलोपैथी का तो हमें सहारा लेना है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि आयुर्वेद पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन एलोपैथी दिमाग में रहता है। और एलोपैथी में जैसे लिकोमिया में आयुर्वेद का क्या है दवाई, ऐसा आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद का संप्राप्ति समझना जरूरी है, हेतु समझना जरूरी है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है कि मेन बता रहे हैं कि मिथ्याहार विहार करते हैं, उससे प्रकोपित हुए वात आदि जो दोष हैं वह जाके पाचक पित्त को ये करते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं, और उसके वजह से पाचक पित्त है वह, वहां जो अग्नि है वह मंद हो जाता है, आम उत्पत्ति हो जाती है, और फिर उससे व्याधि हो जाता है। अब इसमें आगे और सूक्ष्म सूक्ष्म और विचार किया गया कि वातज ज्वर क्या होता है, वायु का डोमिनेंस है तो क्या ज्वर होगा, पित्त का डोमिनेंस है तो क्या होगा, कफ का है डोमिनेंस तो क्या होगा, वह हम लोग देखते हैं। तो वातज ज्वर, सबसे पहले वातज ज्वर में देखते हैं तो वायु की वजह से क्या क्या सिम्टम होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग बस देखिए और देखिए, इतना मजा आता है ना वातज ज्वर को डायग्नोस करने में, पित्त ज्वर को, कफज ज्वर को डायग्नोस करने में इतना मजा आता है। वातज ज्वर में बता रहे हैं कि जिम्बत्यर्थम समीरनाथ, इतना यॉनिंग बढ़ जाता है, इतना जमाई आती है, इतना जमाई आती है। तो ये वातज ज्वर का टिपिकल सिम्टम है, सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में 39 नंबर का जो चैप्टर है उसमें बताया है। उसी तरह से सुश्रुत उत्तर तंत्र में और बता रहे हैं कि वेपतुर विष्मो वेगः, मतलब शरीर जो है ना कांपने लगता है वायु की वजह से, गति आने लगती है, शरीर थोड़ा कांपने लगता है, शिवरिंग होने लगता है। विषमो वेगः, वायु का जो वेग है ना वह विषम रहता है, वह ज्वर कभी आएगा कभी नहीं, फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी बुखार आ जाएगा। कंठोष्ठ परिशोषणम, कंठ में और ओठ में, होठ जो है होस्ट वह सूखने लगते हैं, गला सूखने लगता है, क्योंकि वायु की रुक्ष कौन बढ़ा हुआ है, वायु का ये रुक्षता, इतना ज्यादा ड्राइनेस आता है क्योंकि वायु का यहाँ प्रीडोमिनेंस है, आम उत्पत्ति हो रहा है लेकिन वायु के सिम्टम ज्यादा दिख रहे हैं, इसलिए सूखा सूखा लगता है। कितना भी पानी पिएंगे तो गला सूखेगा, होंठ सूखने लगेंगे। निद्रानाशः, निद्रानाश जो है वो टिपिकल वायु की वजह से होता है, इसलिए हम लोग नस से देते हैं शीरबला तिल का, जितना नस से देंगे स्नेहन होगा उतना नींद अच्छी आती है। तो निद्रानाशः। शवस्तंभो, मतलब पूरा बॉडी में शवतु होने लगता है, मुंह से थुक थुक निकलने लगता है। स्तंभो, पूरा बॉडी जो रहता है वो स्टिफ हो जाता है। गात्राणम, स्तंभो गात्राणम, मतलब पूरा शरीर में स्टिफनेस बढ़ जाती है। रोक्षमेवच, पूरा बॉडी में रुक्षता आती है, ऐसा लगता है कि स्किन वगैरह सब ड्राई ड्राई हो रहा है, वो ज्यादा ड्राइनेस आती है। शिरो हृद्र गात्र रुक वैक्त्र रस्य गाढ़ विडकता,
मतलब सिर दर्द होने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब वर्षा ऋतु में कोई भी सीजन में जब वातावरण जो रहता है तो हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे पकड़ लिया है कुछ, तो अटक गया है, या फिर हथौड़ा लेके और ऐसा ठोक रहे हैं, इस तरह से दर्द होने लगता है। तो एलोपैथी में क्या करते हैं, डिस्प्रिन देते हैं। अगर फीवर है ना, डिस्प्रिन दे देंगे, क्रोसिन दे देंगे, तो वो हेडेक कम हो जाए। लेकिन टिपिकल सिम्टम देख, आप लोगों को भी ज्वर हुआ होगा, वाता ज्वर, तो ऐसा जरूर होता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर बोले कि मैं बीमार ही नहीं पड़ा हूं, मुझे कोई वाता ज्वर नहीं हुआ, पित्त नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी को ये व्याधियां जरूर आक्रांतित करती हैं, बचपन से बुढ़ापे तक कभी ना कभी तो जरूर ज्वर होता है। आप लोगों का ये अनुभव है। उसी तरह से गात्र, मतलब पूरा हृदय में पेन होने लगता है, बढ़ जाता है हृदय में पेन। गात्र रुक, मतलब पूरा शरीर में रुक, वेदना बहुत ज्यादा हो जाती है। वक्त्र वैरस्यम, पूरा मुंह का स्वाद का विरसता हो जाता है, खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। गाढ़ विड़कता, गाढ़ विड़कता मतलब कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, मल जो है ना वो भी रुक्ष हो जाता है, और उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन टाइप रहता है। किसी किसी को वाता ज्वर में ना, या नॉर्मल ज्वर में भी 5-5 दिन तक मोशन ही नहीं आता, अच्छे से आता ही नहीं है, और उसको पेट ऐसे लगता है भरा भरा है, उसको लगता है कैसे पेट साफ हो जाए, डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा होने लगता है। शूलाधमाने, पेट में दर्द होने लगता है। आधमान मतलब पेट फूल जाता है बहुत ज्यादा। जिम्णम च भवत्यनलजे ज्वरे, बहुत ज्यादा जम्भाई आने लगती है, वायु की वजह से जो जिम्भा वेग है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तब आप लोग डायग्नोज करें। और यहाँ जहाँ शूल है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पूरा बॉडी में, शिरा शूल हो रहा है, गात्र शूल हो रहा है, स्तंभ हो रहा है, और मन में भी बहुत ज्यादा बेचैनी है, तो ये वातज ज्वर, इसको डायग्नोज करिए। अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इसी तरह से आप लोग खुद भी पढ़िए, रिवीजन करिए। जब पेशेंट आते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसको वातज ज्वर है, इसको पित्त ज्वर है, इसको कफत ज्वर है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह से और चरक संहिता में ऐसा बताया कि नख नयन बदन मूत्र पुरुष, नाखून, चेहरा, नख नयन आंखें, बदन पूरा चेहरा हो गया, मूत्र पुरुष, ये सब श्याव वर्ण के हो जाते हैं, थोड़ा कालापन युक्त हो जाते हैं, शरीर जो है वो निस्तेज हो जाता है। शुष्क काश, मतलब कभी कभी सूखी खांसी आती है। शुष्क छर्दी, पूरा ऐसे सूखी उल्टी भी आने लगती है। प्रलाप, इंसान बड़बड़ बड़बड़ करता है, ऐसे खुद में ही बड़बड़ बड़बड़ करना, इररिलेवेंट टॉकिंग करता है, उसको बेचैनी इतना होती है कि वो कुछ भी बकवास बातें करता है। रोमहर्ष, मतलब रोंगटे खड़े होने लगते हैं। गर्म पदार्थों की इच्छा होती है। विपरीत गुण इच्छा चढ़, अब यहाँ वायु का शीत गुण भी बढ़ा है, तो गर्म उष्ण चीज की इच्छा होने लगना, उसको गर्म कॉफी चाहिए, गर्म सूप चाहिए, गर्म चाय चाहिए, ऐसा वो फील करने लगता है। शीत द्वेष, वायु अंदर इतना बढ़ा हुआ है, तो विपरीत गुण इच्छा के अनुसार ये एक सिद्धांत है, विपरीत गुण इच्छा, शरीर में जो चीज बढ़ा हुआ है उसके ऑपोजिट कुछ चीज की इच्छा होती है। तो यहाँ पर शीत द्वेष, ठंडी से उसको द्वेष होता है। एसी लगा दिया तो फैन लगा दिया तो बोलेगा फैन बंद करो, एसी बंद करो, मुझे एकदम गर्म रहना है, इस तरह से सब फीलिंग होने लगता है। उसी तरह से यह कौन से टाइम पे वातज जो रहता है, तो सायंकाल में आता है, जब वायु का टाइम रहता है 2 से 6 बजे का, या मॉर्निंग में 2 से 6 बजे का, जब खाना पच जाता है, पचने लगता है, कटु अवस्था पाक में ये ज्यादा आता है। और बाकी तो है अंग मर्दहृद शूल, शिरा शूल, गात्र रुक्षता, छींक ना आना, छींक आने जैसा लगता है लेकिन छींक नहीं आती है, निद्रा नाश होना, आस्य वरस्य होना, मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा गांठ गांठ आने लगती है, ये सारा वायु की वजह से होता है। इसको आप लोग ना समझिए, याद करिए, और सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए, ऐसा फिर होने लगता है। फिर दूसरा आता है पित्त ज्वर। पित्त ज्वर में बोल रहे हैं पित्ता नयनोर्दाह, पित्त जब बढ़ जाता है शरीर में और ज्वर हो रहा है, संप्राप्ति मेन वही हो रही है कि अग्नि मंदता है, स्त्रोतरोध हो रहा है, इन पित्त का प्रीडोमिनेंस ज्यादा अगर होता है, जैसे अभी के शरद ऋतु में पित्त का टाइम आ रहा है, तो उसमें नयनोदाह, आंखों में दाह हो रहा है, ऐसा अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा आ रहा है कि चाइना में फिर से जो कोरोना है ना, उसने अपना वेरिएंट बदल दिया है, और चाइना में बहुत सारे लोग बीमार हैं। रशिया में भी आज पाया गया कि 24 आवर्स में 1,000 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ, और भारत में भी देखा गया कि कुछ कुछ कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। यह पित्तज ज्वर के हैं, और पित्तज ज्वर जो है आचार्यों ने सुख साध्य बोला है, कष्ट साध्य नहीं बोला है। तो पेशेंट अपने आप जल्दी जल्दी रिकवर भी हो रहे हैं। जो लोग की इम्यूनिटी बहुत वीक है उनकी मृत्यु भी हो रही है, लेकिन अभी रिकवरी का चांसेस ज्यादा है। उसका 2-3 कारण की वैक्सीन भी ले लिया गया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया, आज तो कोवैक्सीन को भी मान्यता दे दिया बहुत सारे देशों ने। तो ये तो एक तो टीकाकरण हो गया, इम्यूनिटी भी हो गया, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों में कि अभी हमें किस तरह से प्रिकॉशन लेके बचना है। और ये पित्त ज्वर जो आ रहा है, वो जिन लोगों ने पित्तवर्धक आहार विहार किया है तो उनको ये सिम्टम दिख रहे हैं। पित्तान्नयनोर्दाह, आंखों में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन होना,
पित्त ज्वर के सिम्टम है। फिर उसके बाद में सुषुप्त तंत्र में पित्त ज्वर के और लक्षण बता रहे हैं कि वेगस तीक्ष्णो अतिसारश्च, वेग जो रहता है, इंटेंसिटी ऑफ फीवर, उसका टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, 103, 104, 105 तक जाता है। फिर तीक्ष्ण रहता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा। अतिसारश्च, लूज मोशन बहुत ज्यादा होने लगता है। फिर निद्रा अल्पत्वम, इसमें निद्रा नाश नहीं बोला, निद्रा नाश तो पूरी तरह से नींद ही चला जाना, वो वाता ज्वर में है। रात रात भर पेशेंट तड़पते रहता है वाता ज्वर में, इसमें निद्रा आ रही है पित्त ज्वर में, लेकिन अल्प आ रही है। उसी तरह से बोल रहे हैं कि तथा वमी ही, मतलब उल्टी आती है, पित्त की उल्टी होती है। कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी रात को, तो उनको ना ज्वर था हल्का हल्का, मैंने दवाई दिया और उन्होंने थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा उल्टी किया, उल्टी में पित्त निकल गया पूरा। ये वमी जो है ना, ये पित्त ज्वर का टिपिकल सिम्टम है, पित्त निकलना चाहता है, उत्क्लेशित अवस्था में रहता है। कंठोष्ट मुख नासानाम, कंठ गला जो हो गया, अंदर का कंठ हो गया, होंठ हो गए, मुख नासानाम, मुख और नासा, इसमें पाकह, अल्सरेशन हो जाता है। इतना ज्यादा पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा होता है, अम्लता बढ़ी रहती है, अम्लता विकृत रहती है, इसकी वजह से मुंह में छाले पड़ते हैं, कंठ में छाले पड़ जाते हैं, कुछ भी खाया नहीं जाता, निगला नहीं जाता। मुख नासानाम, मुख में, नासिका में, पाकह, स्वेदश्च जायते, इसमें स्वेद बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू वातजन कफ ज्वर, लेकिन इसमें स्वेदवा स्रोत पूरी तरह से खुला नहीं है, थोड़ा थोड़ा इतना हीट बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा जैसे लीक हो रहा है, मतलब कोई भी पाइपलाइन लीक होता है तो थोड़ा सा पानी निकलता है, उसी तरह स्वेदवा स्रोत से लीकेज की वजह से वहां से थोड़ा थोड़ा स्वेद प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेरिजन टू वाताजन कफ ज्वर। अगर स्वेदवा स्रोत पूरा खुल जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हीट ही निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा लीक होने जैसा होता है। प्रलापो वक्त्र कटुता, मतलब पेशेंट जो है पित्त ज्वर में बहुत ज्यादा प्रलाप करता है, इररिलेवेंट टॉकिंग करता है। वक्त्र कटुता, मुंह का स्वाद जो है वो कटु हो जाता है, मतलब तीखा, मिर्ची खा लिया इस तरह से होता है। मूर्छा दाहो मदस तृषा, चक्कर बहुत ज्यादा आता है, दाह बहुत ज्यादा होता है, प्यास बहुत लगता है, जिस तरह से नशा चढ़ता है शराब पीने से, उस तरह से मद की अवस्था आ जाती है। पित्त वर्ण मूत्र नेत्रत्वम, पूरा मुख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, ये थोड़ा पीलापन लेके आता है, लेकिन कामला, मतलब जो जॉन्डिस है और पित्त ज्वर, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें किंचित थोड़ा पीलापन आता है, उसमें बहुत ज्यादा पीलापन आता है। और पैत्तिको भ्रम एवच, इसमें चक्कर आता है बहुत ज्यादा। पित्त ज्वर के पेशेंट में टिपिकल सिम्टम है कि चक्कर बहुत ज्यादा आता है। मेरे पास कल पेशेंट आई थी ना, उनको पित्त ज्वर था और उन्होंने उल्टी किया, उल्टी करने के बाद उनका चक्कर शांत हो गया। पित्त ज्वर में ऐसा होता ही होता है, इसको ध्यान में रखिए। इसी तरह से ऐसा और ग्रंथों में बताया कि नख नयन वदन मूत्र पुरुष, ये सब पीले रंग के होने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि थोड़ा ठंडा चीज मिल जाए, आइसक्रीम खा ले हम लोग, एसी में रह ले, ऐसे विपरीत गुण इच्छा, मतलब विपरीत गुण की जो दोष बढ़े हैं शरीर में, उसके ऑपोजिट चीजों की इच्छा होने लगती है। कभी कभी ये बढ़ जाता है रक्त निष्ठीवन, रक्त वाहिनियां फट जाती है, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय संबंध है। इतना ज्यादा हीट बढ़ जाता है कि रक्त में जाएगा, और रक्त जब थूकेंगे तो उसमें रक्त आ जाता है, ऐसा भी पित्त ज्वर में ज्यादा बढ़ने पर ये सिम्टम आते हैं। इसी तरह से तीक्ष्ण वेगी ज्वर रहता है, द्रवमल प्रवृत्ति होती है, अतिसार होता है, निद्रा अल्पता होती है, निद्रा अल्प होता है, कम नींद आती है, फिर छर्दी होता है, उल्टी आने लगता है, कंठ शोर, कंठ ओठ, फिर मुख नासा, ये इसमें पाक होता है, अल्सरेशन होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, नाक में छाले पड़ जाते हैं, गले में छाले पड़ते हैं, कुछ भी निगला नहीं जाता है, पूरा छाला छाला हो जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा एलोपैथी के भी दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से, जब ज्यादा एंटासिड वगैरह नहीं खा रहे हैं और एंटीबायोटिक खा रहे हैं और पेन किलर खा रहे हैं, एंटासिड से उसको रोक नहीं रहे, तो मुंह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। या फिर जो पेशेंट केमोथेरेपी करा के आते हैं, उनके बॉडी में भी हीट बढ़ा रहता है, तो यही सिम्टम ज्यादातर दिखते हैं। फिर उनको ज्वर नहीं होता केमोथेरेपी वालों को, लेकिन ये मुंह में छाले आना, बॉडी में हीट आना, बाल झड़ जाना, ये सब केमिकल का जो केमोथेरेपी दिया जाता है उसका साइड इफेक्ट है। इसमें पसीना आना ये होता है, प्रलाप होता है, कटुकास्यता होता है, मुंह का स्वाद बिगड़ा होता है, मूर्छा होता है, दाह होता है, मद होता है, तृष्णा देख के बहुत प्यास लगती है, मल मूत्र नेत्र ये पीले होने लगते हैं, भ्रम, ये कंडीशन आने लगती है। इसके बाद में इतना इंटरेस्टिंग है कि स्वेदावरोध, क्यों स्वेदावरोध भी बोल रहे हैं, पसीना आना भी बोल रहे हैं, तो इसकी वजह से 100% वो बंद नहीं हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा लीक होने लगता है, इसलिए थोड़ा सा पसीना आने लगता है, ये पित्त ज्वर के सिम्टम होते हैं। अब इसके बाद में आ रहा है कफत ज्वर। कफत ज्वर करके मैं रुकूंगा, और फिर आप लोग के प्रश्न जो हैं वह आप लोग लिख दीजिए इनबॉक्स में, मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ, और बाकी जो है हम लोग कल करेंगे। कफत ज्वर में टिपिकल सिम्टम बता रहे हैं
कफाद अन्न रुचिर भवेत, कफाद अन्न अरुचिर भवेत, न रुचि भवेत, मतलब इसमें क्या होता है, अरुचि उत्पन्न होती है, खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती है। सबसे मेन टिपिकल है जो कफत ज्वर आ जाता है, खाना देखते ही उसको कैसा तो अजीब लगने लगता है। इसके बाद में क्या बता रहे हैं, स्थिमितम स्थिमितो वेगः, पूरा शरीर गीले कपड़े से लपेट दिया है, इस तरह से होता है। स्थिमितम, पूरा बॉडी में जो ऐसे स्टिफनेस टाइप आने लगता है, ऐसा हैवी हैवी फील होने लगता है, ये कफ के सिम्टम है। फिर आलस्यम, बहुत ज्यादा ना ऐसे लेजीनेस फील होने लगता है। स्तिमित वेग, हल्का वेग आता है, इसमें टेम्परेचर रहता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री रहता है। पित्तज वाले में तो बहुत ज्यादा तीव्र आता है, इसमें थोड़ा कम रहता है, इंटेंसिटी कम रहता है। मधुर हास्यता, मुंह में लगता है कि जैसे चीनी खा लिया, कुछ तो मीठा मीठा ऐसा फील होने लगता है। लार भी अंदर फील करेंगे ना सलाइवा, तो वो भी लगेगा कि कुछ तो मीठा मीठा चीज है। शुक्ल मूत्र पुरुषत्वम, मूत्र देखेंगे, पुरुष देखेंगे तो थोड़ा सा सफेदी वाला आएगा, एकदम वाइट नहीं आएगा लेकिन कुछ सफेदी जैसा आएगा। स्तंभ अतृप्ति यथापिचा, इसमें स्तंभ ने मतलब स्टिफनेस बहुत ज्यादा आता है, और इसमें तृप्ति, कुछ सब कुछ खाया पिया है, पेट भरा भरा है, पूरा ऐसे पेट लगता है कि बहुत दिन से खाया पिया है, कुछ खाने की इच्छा नहीं, तृप्ति, ये सिम्टम आने लगते हैं। गौरवम, शरीर में गुरुता बहुत आती है। शीतम, शीतम मतलब ठंडी बहुत ज्यादा लगती है। फिर उत्क्लेदो, मतलब उत्क्लेश होता है, जी मिचलाता है बहुत ज्यादा। रोम हर्षो अति निद्रता, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, नींद बहुत ज्यादा आने लगती है। प्रतिशायो अरुचि, नाक से पानी बहुत ज्यादा आने लगता है, प्रतिशाय होने लगता है, अरुचि होती है। कासह कफजे, क्षणोलश्च शुक्लता, मतलब खांसी बहुत ज्यादा आती है, कफत ज्वर में खांसी जरूर आती है। वसंत ऋतु में आप लोगों ने देखा खांसी जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ता है। सेकंड वेव जो आया था कोरोना का, वो इसी में उसी टाइम पे आया था जब कफ का काल था, तो उसमें सर्दी खांसी और सांस फूलने लगना ये ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा कोरोना है, कोरोना है, आईसीयू में एडमिट करो, इसका सेचुरेशन लेवल कितना है ऑक्सीजन का, ट्री डाइमर देखो, ये देखो, आरटीपीसीआर करो, ये वो, कितना सारा हंगामा कर दिया गया था। तो ये आयुर्वेद में बोला है, ये होता ही है, कफत ज्वर में ही होता ही है, काश और श्वास प्रतिशय ये होता ही है। और आंखें जो रहती है शुक्लता, थोड़ा सफेद जैसा दिखने लगता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि पेट हमेशा भरा भरा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो हमें खाने की जरूरत नहीं है, पेट एकदम फुल है। उसी तरह से बता रहे हैं कि यह ज्वर कब आता है, तो अब पित्त ज्वर जो था वह मेरा बताना भूल गया। पित्त ज्वर जो है वो 10 से 2 के बीच में आता है, दिन में, और रात को भी 10 से 2 के बीच में ज्यादातर आता है। कफत ज्वर जो है वह 6 बजे से 10 बजे तक, सुबह के टाइम पे, और शाम को भी 6 से 10 बजे तक ये ज्वर कफत ज्वर आता है। इस तरह से मंद रहता है, और शोथ भी बताया कुछ ग्रंथों ने कि पूरा बॉडी में सूजन आ जाती है। मुख प्रदेश में भी, चेहरे पे भी थोड़ा थोड़ा सूजा हुआ लगता है। बहुत ज्यादा नींद आती है तो दिन में पेशेंट सोएगा, उठेगा तो उसको बहुत ज्यादा सर दर्द होगा, हैवीनेस लगेगा कि कुछ तो ऐसे सर पकड़ लिया है बहुत ज्यादा। फिर अंग मर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अंग मर्द वातज की तुलना में कम होता है। इसी तरह से प्रतिशय, सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है कफज की वजह से। अविपाक, खाना पचता नहीं है। अंग साथ, पूरा बॉडी जो है वो हैवी हैवी फील होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ रहता है, उल्टी आती है बहुत ज्यादा, जी मिचलाता है बहुत ज्यादा, स्तंभ होता है। मूत्र और पुरुष जो होता है ना वो थोड़ा सफेद सफेद रहता है, और ऐसा लगता है कि पूरे शरीर को गीले कपड़े से लपेट दिया है और बांध दिया है, इस तरह से फीलिंग स्टैमित्य होने लगता है। मंद वेगी ज्वर होता है। आलस्यता, बहुत ज्यादा आलस्य बहुत ज्यादा फील होता है, और उसको हर समय लगता है कि कंबल ओढ़ के और सो जाओ, और उसको ना कोई भी चीज नहीं करना है, बस लेटे रहो, दिन भर लेटे रहो। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3-4 दिन तक उसको लेट, जब तक वो ज्वर रहेगा, उनका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा, तब तक वो ऐसा ही फीलिंग होने लगता है। इस तरह से मैंने वातज ज्वर बताया, पित्त ज्वर बताया, कफत ज्वर बताया। इस पर आप लोग के कोई भी कमेंट्स हैं वो आप लोग लिखिए, और आपके अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। 8 बजे जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें हम लोग ये बात पे चर्चा करेंगे। बाकी द्वंद्व ज्वर है, सन्निपात ज्वर है, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। डेली डेली थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, एक ही दिन सारा पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन होगा, सब चीज भूल जाएंगे। इसलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं कि कभी भी अध्याय हो या कुछ हो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन क्वालिटी का पढ़ो, स्मार्ट पढ़ो। अब मैं आप लोगों का ना जो प्रश्न उत्तर है वह देख लेता हूँ। मेरा 40 मिनट का लेक्चर हो गया, तो हमारे क्लासरूम में भी आधा घंटा 40 मिनट का लेक्चर होता था, तो मैं इसलिए थोड़ा पढ़ाया, 40 मिनट तक पढ़ाया। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते, प्रणाम सर आपको। डॉक्टर रूपाली वाघमारे जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन गर्ग जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रविशंकर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी,
बोल रही है हैप्पी दीपावली, आपको भी हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली। डॉक्टर विजय पाल प्रजापति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट रुकिए, थोड़ा ये हैंग हो रहा है क्योंकि ना आप लोग ना श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर रमेश गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, आपके प्रैक्टिस इतना बढ़े, लक्ष्मी माता सच में आपके क्लिनिक में आके निवास करें और वो लक्ष्मी माता कभी ना जाए, आप लोग के घर में रहनी चाहिए। और लक्ष्मी माता जब आती है तो सुख सुख समृद्धि धन धान्य सब कुछ दे देती हैं, इसलिए लक्ष्मी माता आए ऐसा शुभकामनाएं मैं आप लोग को देता हूँ। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। जय धन्वंतरी देवा। डॉक्टर विजय जी नमस्ते, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण की टीम से ये केस टिकिंग के लिए इन्होंने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है, कृपया वो ज्वाइन कर लीजिए। केस टिकिंग का वहाँ पे ग्रुप चैटिंग हम लोग करते हैं। डॉक्टर स्वर्णा जी बोल रहे हैं कि सर फाइब्रिल ब्लिस्टर का ट्रीटमेंट क्या दें। फाइब्रिल ब्लिस्टर जब आते हैं ना तो उसमें हमें ऐसी दवाइयां देनी है जैसे कुष्ठ और ज्वर दोनों का हमें कॉम्बिनेशन देखना है। तो ज्वर का चिकित्सा आम पाचन वगैरह तो आप करेंगे, आरोग्यवर्धिनी देंगे, सूत शेखर देंगे, पित्त ज्वर में सूत शेखर देंगे, ये सब ज्वर मतलब आम पाचन करेंगे। और ब्लिस्टर्स हो रहे हैं तो उसमें कुष्ठ ऐसा देखना है तो हम लोग पंचतिक्त घृत गुगुल आम का पचन करके पंचतिक्त घृत गुगुल गंधक रसायन देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला देते हैं, अमृता गुगुल देते हैं, त्रिफला गुगुल देते हैं, महातिक्त घृत अग्नि को ध्यान में रखते हुए उसका डोज निर्धारित करके वो देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर फेब्रिल ब्लिस्टर्स है, अगर जैसे चिकन पॉक्स में हो गया या स्मॉल पॉक्स में हो गया तो उसमें परपटक क्वाथ जो रहता है वह बहुत अच्छा काम करता है। पित्त पापड़ा का जो क्वाथ रहता है, परपटक क्वाथ बताया है ग्रंथों में, वह देने से बहुत अच्छा वो ब्लिस्टर्स वगैरह जो रहते हैं वो कम होते हैं। किस दोष की कौन सी है अवस्था और उसमें कौन सा शमन करने वाला दवाई है उस तरह से निर्धारित करते हैं। आप केवल फेब्रिल ब्लिस्टर्स बोलेंगे तो ये नहीं समझ आएगा। वातज पित्तज कफज इस हिसाब से देखिए, अगर दाह पाक बहुत ज्यादा है तो पित्तज है वहां पे, अगर शूल है बहुत ज्यादा काठिन्यता है तो वातज है, अगर कंडू है बहुत ज्यादा खुजली है तो कफज है, स्त्राव हो रहा है तो वहां पे कफ है। सार्वदेहिक लक्षण और स्थानिक लक्षण उस तरह से, और फिर या फिर द्वंद्व जो होता है वात पित्त पित्त कफ वात कफ, इस तरह से चिकित्सा करके मेडिसिन को सेलेक्ट करना पड़ता है। डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी बोले त्रिभुवन कृति रस कैन बी यूज इन पित्ता ज्वर, कर सकते हैं लेकिन वो वात पित्त कफत ज्वर की दवाई है त्रिभुवन कृति रस। पित्ता ज्वर में यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, गुलकंद के साथ दीजिए या आंवले के मुरब्बा के साथ दीजिए जो पित्त का शमन करे, क्योंकि त्रिभुवन कृति में क्या है बचनाग है, उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए बचनाग से, क्योंकि अगर साइड इफेक्ट होता है तो क्या होता है कि पल्स रेट बढ़ जाता है। तो इसलिए गुलकंद के साथ हम लोग देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। या सूतशेखर रस, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा रस, प्रवाल पिष्टी, इन सब पित्त को शमन करने वाली दवाइयों के साथ हम लोग त्रिभुवन कृति देते हैं। युक्ति पूर्वक हर मेडिसिन को दिया जा सकता है और अनुपान बदल के बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर कुलभूषण जी बोल रहे हैं वातज ज्वर को एलोपैथी में किस ज्वर से कंपैरिजन करेंगे। ये एलोपैथी के डॉक्टर से पूछिए, मैं वातज ज्वर जानता हूँ, वात के ज्वर में ये सारे होते हैं, तो आप एलोपैथी डॉक्टर से पूछिए या आप ढूंढिए ना, आपका भी एक काम है ना। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते। एकदम वहां से खिचड़ी मत करिए, इसको जोड़ो उसको जोड़ो और फिर दवाई दो, ऐसा मत करिए। एलोपैथी साइंस अलग तरह से शरीर को देखता है और आयुर्वेद जो है वो अलग तरह से देखता है। शरीर एक ही है लेकिन अलग अलग देखने का दृष्टिकोण है, एकदम जोड़ के नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर रूपाली जी हैप्पी दिवाली आपको। डॉक्टर प्रशांत जी हैप्पी दिवाली आपको। डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि प्रणाम साहब, व्हेन प्लेटलेट स्टार्ट रिकवरिंग इन डेंगू। आप देखिए ना अगर वो प्लेटलेट्स का काउंट कम है तो आप क्या करेंगे, पपीते का पत्ते का रस दे दीजिए, गुड़ूची सत्व दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी बटी दे दीजिए, उससे प्लेटलेट काउंट बढ़ जाते हैं। उसमें ऐसे गुणधर्म होते हैं पपीते के पत्ते में, ऐसा ग्रंथों में बताया है। मैं आपको एक रेफरेंस दिखा दूंगा, उसमें बताया कि मतलब उसमें ये होता है, आम का पचन करने की शक्ति होती है, स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति को ठीक करता है और रक्ताणुओं को बल देता है, ऐसा बोला है। तो आप पपीते के पत्ते का रस दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर आकांक्षा जी थैंक यू, प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राची जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे इतना अच्छे लगते हैं ना आप लोग ना मतलब दिवाली हो छोटी दिवाली हो, पढ़ेंगे जरूर, भले कम पढ़ें लेकिन पढ़ेंगे जरूर।
ये नियम नहीं तोड़ रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ना आप लोगों को ये दे देता हूँ अपना फ़ोन नंबर और ये दे देता हूँ व्हाट्सअप नंबर। आप लोगों को कोई भी प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा बात है कि आप लोग ना अभी क्लिनिकल संभाषा जो है उसका व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसका गूगल फॉर्म मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग मुझे मैसेज करिए। तो फिर क्या होगा कि आप लोग को कोई भी पीडीएफ वगैरह देना होगा, मुझे नोट्स देना होगा, या फिर कोई केस डिस्कशन करना हो तो वहां पर भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 ही लेक्चर होते हैं। बाकी टाइम पे भी आप लोग को कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आती है इमरजेंसी में, तो हम लोग इंटरेक्टिव सेशन तो करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा बातें जो रहती है वो फोटो पिक्चर वगैरह शेयर होता है, वह आप लोग को बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ेगा। तो मैं फ्री इंटरेक्टिव सेशन का आईडी देता हूँ। आप लोग देखिए, आप लोग 8 बजे ज्वाइन हो सकते हैं। अभी संभाषा 8 बजे शुरू होगी, आप लोग को मालूम है ये सारा चीज़, लेकिन तभी भी मैं ये सब दे देता हूँ। देखिए मैंने दे दिया। डॉक्टर अश्विनी कुमार त्रिवेदी जी बोल रहे हैं लाइपोमा का ट्रीटमेंट। लाइपोमा का ट्रीटमेंट क्या होता है कि वहां पे विकृत मेद संचित हो जाता है, ख वैकुंठता के कारण विकृत मेद संचित होता है। तो लाइपोमा में हमें नाग भस्म अच्छा काम करता है, कांचनार गुगुल अच्छा काम करता है, प्रव्याद रस बहुत अच्छा काम करता है, आरोग्य वर्धनी अच्छा काम करता है। वहां पर कभी कभी अग्निकर्म करना पड़ता है, वो फायदा करता है। और मेदोपाचक, आप लोग को पता है कि रस पाचक, रक्त पाचक में रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदोपाचक, अस्थि मज्जा पाचक, उसमें मेदोपाचक का बहुत अच्छा रोल रहता है। लेकिन लाइपोमा अगर पूरे बॉडी में फैला है तो कभी कभी ऐसा होता है कि चूहे ने काटा या छुछुंदर ने काटा, उसके विष का प्रभाव होता है कि लाइपोमा हो जाता है। तो वहां पे अगध द्रव्यों का भी प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। वैद्य दीपक सोनी जी बोल रहे हैं प्रणाम आपको, आपको भी प्रणाम। सत्य प्रकाश वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विष्णु जी नमस्ते प्रणाम आपको। विष्णु जी भी आ गए, देखिए कल धन्वंतरी भगवान आए थे, आज विष्णु जी आ गए, कल लक्ष्मी माता आ जाएंगी। सभी देवी देवता हमारे आयुष दर्पण पे हैं, बहुत मजा है। डॉक्टर पूजा जी बोल रहे हैं कि सर आम पाचक बट्टी किसी भी प्रकृति पेशेंट का आम पाचन करने के लिए दे सकते हैं क्या? हाँ आप दे सकते हैं। जो मेरा आम पाचक बट्टी है उसमें चित्रक नहीं है, तो आप हर पेशेंट को दे सकते हैं, हर अवस्था में दे सकते हैं, हर कंडीशन में दे सकते हैं। बाकी कंपनी में जो आम पाचक बट्टी आ रही हैं उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। और मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। हम लोग सभी लोग 8 बजे मिलते हैं इंटरेक्टिव सेशन पे, फेसबुक पे भी देख सकते हैं। अगर आप लोग को पूछना है, बात करना है, तो आप लोग अभी जूम का आईडी पासवर्ड दिया है मैंने ऊपर, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो मैं सभी को प्रणाम करते हुए अभी विदा लेता हूँ, फिर से 8 बजे मिलेंगे। प्रणाम, नमस्ते।